अरे एक पन्नी तो गिर गई, उठा लेती हूँ। विद्या ने जैसे ही जमीन पर गिरी हुई एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी उठाई, तभी सामने खड़ी शीला ने अरे गोमती, देख रही हो अपनी बहू को? खराब पन्नियां उठाकर जमा कर रही हैं। गरीब तो तुम लोग पहले से ही थे, लेकिन आज तुम्हारी बहू ने साबित कर दिया कि तुम लोग भिखारी भी हो। शीला की आवाज इतनी तेज थी कि आस पड़ोस की 2-4 औरतें भी दरवाजों से झांकने लगीं। विद्या का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया, लेकिन बिना कुछ बोले वह पन्नी उठाकर रसोई की तरफ बढ़ गई। तभी गोमती गुस्से में आगे आई। अरे शीला बहन, मेरी बहू कोई गलत काम तो नहीं कर रही। इस भयानक गर्मी से बचने का कोई जुगाड़ ढूंढ रही है। तुम्हें उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर वो कल कचरा उठाने का काम भी कर ले, तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। गोमती की बात सुनकर शीला का चेहरा तमतमा गया। मैं भी देखती हूँ अब कैसे तुम लोग सब्जियां खाते हो। पहले मेरे पति के ठेले से बची खुची सब्जियां मिल जाती थीं। अब देखना, मैं तुम्हें वो भी नहीं लेने दूंगी। इतना कहकर शीला गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। गोमती ने गहरी सांस ली और धीरे से बुदबुदाई। मैंने तो शीला को जवाब दे दिया, लेकिन पता नहीं मेरी विद्या बहू को क्या हो गया है। कब से ऐसी प्लास्टिक की पन्नियां जमा करके घर में लाने लगी हैं। थोड़ी देर बाद गोमती अंदर गई। उसने देखा कि विद्या आंगन में बैठकर कई सारी प्लास्टिक की पन्नियों में मिट्टी भर रही थी। विद्या पूरी मेहनत से हर पन्नी को बराबर भरकर एक कोने में रख रही थी। गोमती ने अजीब सा मुंह बनाया और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। लेकिन आखिर विद्या ऐसा क्यों कर रही थी? क्या सच में वह कोई जुगाड़ करने वाली थी? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। सुबह का समय था। तेज गर्मी के कारण घर की टीन की छत आग की तरह तप रही थी। छोटे से घर के अंदर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तभी राजेश ने चारपाई पर बैठे बैठे आवाज लगाई। अरे विद्या बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? बाबूजी, आज मैं दाल चावल बना रही हूँ और साथ में थोड़ा बचा हुआ अचार भी है। इतना सुनते ही राजेश झुंझलाकर बोला, हे भगवान, जब देखो तब दाल चावल दाल चावल। बहू, तुम्हें कोई सब्जी बनानी नहीं आती क्या? राजेश की बात सुनकर बीच में गोमती बोल पड़ी। अरे बहू को मत डांटिए, घर में कोई साग सब्जी नहीं है, इसलिए मैंने ही बहू को दाल चावल बनाने के लिए कहा था। राजेश गुस्से में बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। शाम होते होते पूरा परिवार खाने के लिए एक साथ बैठ गया। किशोर, राजेश, गोमती, नंद, तन्हा, निशु और मधु, सबके सामने वही साधारण दाल चावल की थाली थी। तभी मधु, अरे भाभी, आज भी दाल चावल बनाए हैं? कभी तो कोई साग सब्जी बना लिया करो। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सब्जी तो खा ही सकते हैं ना। विद्या ने धीमी आवाज में कहा। माफ करना ननद जी, गर्मियों में हरी सब्जियों की कीमत आसमान से ऊपर चली गई है और ताजी सब्जी मिलना तो लगभग नामुमकिन के बराबर हो गया है। इतना सुनते ही सब चुप हो गए। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। विद्या सबको चुपचाप देख रही थी। उससे अपने परिवार की तकलीफ अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि रोज एक जैसा खाना खाते खाते सब परेशान हो चुके थे। उसी रात जब सब सो गए, तब विद्या काफी देर तक जागती रही। गर्म हवा के थपेड़े छोटे से कमरे को और भी बेचैन कर रहे थे। तभी उसकी नजर बाहर उड़ती हुई एक पुरानी प्लास्टिक की पन्नी पर पड़ी। दूसरे दिन सुबह का समय था। सूरज निकलते ही गर्म हवाएं पूरे गांव में फैलने लगी थीं। छोटे से कच्चे घर के अंदर भी ऐसा लग रहा था मानो आग जल रही हो। रसोई में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी विद्या खाली बर्तनों को देख रही थी, आंखों में चिंता। वह बार बार यही सोच रही थी कि आज खाने में आखिर क्या बनाया जाए। घर में न ढंग का राशन था, न सब्जी, दाल भी बस एक वक्त की बची थी। तभी वहाँ पर गोमती आ गई। उसने बहू का उतरा हुआ चेहरा देखा और पास बोली, बहू, मुझे पता है तू इसी बारे में सोच रही है कि आज खाने में क्या बनेगा, लेकिन तू चिंता मत कर। हमारी पड़ोसन शीला के पत्ती सब्जियों का व्यापार करते हैं। उनसे कुछ खराब या सस्ती वाली सब्जियां होंगी तो लेकर आती हूँ। इतना कहकर गोमती अपना पुराना कपड़े का थैला उठाकर घर से बाहर निकल गई। गोमती के जाते ही विद्या ने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से बोली, सब्जियां तो मिल जाएंगी माँ जी, लेकिन ज्यादातर सड़ी गली होंगी। उसमें भी शीला दीदी 10 बार ताने सुनाएंगी। पता नहीं ये गर्मियां कब खत्म होंगी। उधर गोमती धीरे धीरे चलती हुई शीला के घर पहुंची। ठेले पर ताजी भिंडी, टमाटर और बैंगन सजे हुए थे। वहीं एक कोने में कुछ मुरझाई और बची खुची सब्जियां अलग पड़ी थीं। अरे शीला बहन, जरा बची खुची सब्जियां हो तो दे देना। 20 रुपए की, घर में काफी दिनों से कोई सब्जी नहीं बनी।
शीला ने पहले नकली मुस्कान दिखाई, फिर ताना मारते हुए बोली, अरे गोमती बहन, हम तो पड़ोसी हैं, पैसों की क्या जरूरत। लेकिन अब तुम दे ही रही हो तो ये लो, कुछ बची हुई सब्जियां हैं, इन्हें छांट कर अच्छी वाली निकाल लेना। गोमती ने हल्की मुस्कान के साथ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तभी शीला ने आंखें घुमाते हुए कहा, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम जैसे गरीबों की मदद मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये सुनते ही गोमती का चेहरा उतर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया हो, लेकिन मजबूरी इतनी बड़ी थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पाई। उसने चुपचाप सब्जियों का थैला उठाया और घर की तरफ चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर विद्या अपनी सहेली प्रीति के साथ गांव की एक छोटी सी नर्सरी में गई हुई थी। प्रीति वहां फूलों के पौधे खरीद रही थी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, कहीं गुलाब थे, कहीं गेंदे के फूल। तभी विद्या की नजर एक कोने में रखी कुछ बड़ी प्लास्टिक की थैलियों पर पड़ी। उन मोटी प्लास्टिक की पन्नियों में मिट्टी भरी हुई थी और उनमें अलग अलग पौधे उग रहे थे। कुछ पौधों पर छोटे छोटे टमाटर लगे थे तो कुछ पर हरी मिर्चें झूल रही थीं। विद्या हैरानी से उन पौधों को देखने लगी। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। अगर इन प्लास्टिक की थैलियों में पौधे उग सकते हैं तो क्या मैं भी अपने घर में सब्जियां उगा सकती हूँ? अगर ऐसा हो गया तो रोज रोज किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। घर लौटते समय भी विद्या पूरे रास्ते उसी सोच में डूबी रही। शाम को जब वह घर पहुंची, विद्या आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बोली, पता नहीं इस गर्मी में घर वालों को हरी सब्जियां कैसे मिलेंगी, वो भी मुफ्त में। तभी अचानक उसे उस दिन की बात याद आई जब वह अपनी सहेली प्रीति के साथ नर्सरी गई थी। वहां उसने मोटी प्लास्टिक की थैलियों में लगे पौधे देखे थे। उन पौधों पर छोटे छोटे टमाटर और मिर्चें लगी हुई थीं। विद्या की आंखों में अचानक हल्की चमक आई। वह धीरे से बोली, पता नहीं ये आइडिया काम करेगा या नहीं। अगली सुबह सूरज निकलते ही कर गांव की किराने की दुकान की तरफ निकल पड़ी। तेज धूप के कारण रास्ता तप रहा था, लेकिन उसके कदमों में अब डर नहीं बल्कि एक नया हौसला सला था। वह लाला की दुकान पर पहुंची और धीरे से बोली, भैया के पास कुछ पुरानी प्लास्टिक की पन्नियां पड़ी हैं, बेकार वाली। लाला ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर दुकान के पीछे पड़े पुराने थैलों की तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ पड़ी हैं, चाहिए तो ले जाओ, वैसे भी मैं इन्हें फेंकने ही वाला था। विद्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जल्दी जल्दी सारी मोटी प्लास्टिक की पन्नियां इकट्ठी की और वहां से निकल गई। रास्ते में शीला ने उसे रोक लिया। उसके हाथों में प्लास्टिक की पन्नियां और लकड़ियां देख, अरे विद्या, कहाँ जा रही हो? कहीं कचरा जमा करने का काम तो नहीं पकड़ लिया तुमने? लेकिन इस बार विद्या बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने अंदर से पुरानी टोकरी निकाली और फिर बाहर जाकर मिट्टी और गोबर से इकट्ठा करने लगी। उसने दोनों को अच्छे से मिलाया और घर के पीछे वाले छोटे आंगन में ले आई। फिर उसने एक एक करके उन प्लास्टिक की थैलियों में मिट्टी भरनी शुरू की। हर थैली में उसने सावधानी से कुछ बीज डाले। गोमती दूर खड़ी सब देख रही थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि विद्या क्या कर रही है, लेकिन बहू की मेहनत देखकर उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। विद्या रोज सुबह जल्दी उठकर उन थैलियों में पानी डालती, पौधों को धूप से बचाती और उनकी देखभाल करती। तेज गर्मी के बावजूद धीरे धीरे उन थैलियों में छोटे छोटे पौधों। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में घर का सूना आंगन हरी भरी छोटी सी बगिया में बदल गया। प्लास्टिक की पन्नियों में उगे पौधों पर ताजी भिंडी, हरे बैंगन, टमाटर और सरसों लहलहाने लगे। पूरा घर अब ताजी मिट्टी और पौधों की खुशबू से महकने लगा था। उस शाम विद्या ने उन्हीं ताजी सब्जियों से तरह तरह के व्यंजन बनाए। रसोई से इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी कि घर के सभी लोग जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए बैठ गए। जैसे ही विद्या ने सबकी थाली में खाना परोसा, सभी खाने पर टूट पड़े। मधु पहला निवाला खाते ही खुश होकर बोली, वाह भाभी, क्या मस्त खाना बनाया है। ये सरसों का साग और भिंडी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। तभी राजेश भी मुस्कुराते हुए बोला, सच में बहू, बैंगन की सब्जी खाकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। ऐसी ताजी बिना खाद वाली सब्जी आजकल देखने भी नहीं मिलती। निशु भी खुशी खुशी खाना खाने लगे। कई दिनों बाद पूरे परिवार के चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा था। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। हम बहुत मेहनत करके अच्छी अच्छी स्टोरी बनाते हैं। अरे अब तो कर दो सब्सक्राइब। बेचारा बच्चा कब से बोल रहा है। खाना कैसा लगा?